प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। अंबेडकर के मुद्दे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर यह हमला, जिसमें अमित शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। प्रधानमंत्री की तरफ से इसका जिक्र किया जाता है। पीएम मोदी ने अमित शाह का वीडियो भी शेयर करते हुए कांग्रेस के ऊपर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कांग्रेस के शासन में SC/ST पर अत्याचार हुए, कांग्रेस ने SC/ST के लिए ठोस काम नहीं किए, अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल, कांग्रेस की झूठ उनके कुकर्मों को छिपा नहीं सकते। अंबेडकर की विरासत को मिटाने की ये गंदी चाल है। SC/ST समुदायों को अपमानित करने की चाल, एक वंश के नेतृत्व वाली ने पार्टी की चाल चली है। संसद में आज भी अंबेडकर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले कांग्रेस सांसदों ने कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में बैठक की और इसमें संसद में डॉक्टर BR अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के मुद्दे को सदन में उठाने की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस का अपमान करने का इतिहास रहा है और आज ये ढोंग कर रहे हैं। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोप पर जोरदार हमला किया है और जवाब भी दिया है, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने दो टूक कहा कि मोदी सरकार के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं। संविधान संशोधन से लेकर जाति के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे तक हर बात को अमित शाह ने उठाया। अमित शाह ने कांग्रेस के मुसलमानों को आरक्षण देने की मंशा पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। माननीय संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अमित शाह के बयान पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अंबेडकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनका अपमान सहन नहीं कर सकते। तेजस्वी ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताया। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी है और इंस्पिरेशन भी है। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं और इनकी भाषाओं से, भाषण से, जो कि सदन में खड़े होकर के राज्यसभा में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सीएम नीतीश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कल ही होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। पहले 20 दिसंबर को होनी थी बैठक। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और अब बात यूपी के संभल की, जहां पर संभल में सबूत दर सबूत अब निकल कर सामने आ रहे हैं। पहले मंदिर मिला, फिर कुएं में मूर्तियों की बरामदगी हुई और अब एक और मंदिर मिला है। मतलब हर दिन संभल से चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। आज ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम संभल में जिले का दौरा करने वाली थी, लेकिन अब ASI की टीम कल ये दौरा करेगी।
आपको बता दें कि एएसआई की टीम आज ही संभल पहुंचने वाली थी, लेकिन चार सदस्य में टीमों में से एक अधिकारी की छुट्टी पर होने की वजह से ये दौरा टल गया। लखनऊ से एएसआई की ये टीम कल सुबह 9 बजे के बाद किसी भी वक्त संभल पहुंच सकती है। एएसआई की टीम पहले मिले शिव मंदिर और कुएं जिसकी खुदाई की जा रही है उसका सर्वे करेगी। इस सर्वे के जरिए एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर और कुआं कितना पुराना है। दरअसल संभल में शिव मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई करते वक्त 20 फीट की गहराई में 4 मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद डीएम ने खुदाई रोकने के आदेश दे दिए और एएसआई के सर्वे के लिए पत्र लिखा गया। उम्मीद ये की जा रही है कि जिला प्रशासन कल एएसआई टीम को दूसरे कुएं का दौरा भी करवा सकती है। संभल में मिले मंदिर की सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। खग्गू सराय में स्थित शिव मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए श्रद्धालु समेत हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर आर अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। जी हां, आर अश्विन ने 106 टेस्ट में 537 विकेट हासिल किए। टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। आर अश्विन ने 116 वनडे में 156 विकेट लिए। आर अश्विन ने टेस्ट में 6 शतक और 14 अर्धशतक भी लगाए हैं। 37 बार एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी आर अश्विन के नाम है। आर अश्विन के 65 T20 मैचों में 72 विकेट। 2011 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य भी आर अश्विन थे और अश्विन के 14 साल के इस अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत अब इस संन्यास की घोषणा के साथ सामने आता हुआ। 8 बार आर अश्विन ने टेस्ट मैच में 10 विकेट हासिल किए। और उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर, यहां सेक्टर 70 के एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। हिडन कैमरा वॉशरूम में लगे बल्ब के होल्डर में छिपाकर रखा गया था। स्पाई कैमरे पर जब टीचर की नजर पड़ी तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्ले स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि स्कूल की एक टीचर ने पुलिस को बताया कि वो 10 दिसंबर को स्कूल में बने टॉयलेट में गई और इसी दौरान उनकी नजर शौचालय में लगे हुए बल्ब के होल्डर पर पड़ी। होल्डर में कुछ लाइट आती नजर आई और उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने स्कूल के गार्ड को बुलाकर चेक करवाया तो होल्डर में एक स्पाई कैमरा लगाया गया था। उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल के डायरेक्टर नवनीश और कोऑर्डिनेटर को भी दी। थाना फेज 3 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम नवनीश सहाय है और वो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और थाना फेज 3 के अंतर्गत एक प्ले स्कूल का संचालक है। थाना फेज 3 पर एक महिला टीचर जो उस प्ले स्कूल में पढ़ाती है उसके द्वारा सूचना दी गई कि टीचर्स वॉशरूम में एक बल्ब होल्डर के पीछे एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित। और इस बीच पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। दोपहर 3 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन। शंभू बॉर्डर के पास किसानों का आंदोलन। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पंजाब से बता रहे थे, जहां पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए किसान आपको नजर आ रहे होंगे। शंभू बॉर्डर के पास किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का रेल रोको आंदोलन दोपहर 3 बजे तक है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे संसद भवन में। राहुल गांधी और खड़गे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। नेशनल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति के मामले को लेकर ये मुलाकात मानी जा रही है कि इसी को लेकर ये मुलाकात हुई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। 23 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। पश्चिम चंपारण से सीएम नीतीश कुमार यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में 28 दिसंबर तक नीतीश कुमार 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। वहीं 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। वहीं 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश की प्रगति यात्रा होगी। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की इस यात्रा का समापन हो जाएगा। नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 यात्राएं कर चुके हैं।
इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। नीतीश कुमार इस यात्रा में शराबबंदी के फायदे बताएंगे, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के फायदे गिनाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा होगी, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि का जिक्र करेंगे। वहीं शिव नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाने के साथ तंज भी कसा है। अररिया में तेजस्वी ने कहा है कि हम लोगों ने जो लकीर खींची है उस पर शिव नीतीश चल रहे। नीतीश कुमार की यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। शिव नीतीश कुमार की ये अलविदा यात्रा होगी। हम लोग जो लकीर जो खींचते हैं उसी पे ये लोग जो है पीछे पीछे चलते हैं। तेजस्वी आगे आगे चलेगा, ये लोग पीछे पीछे चलेंगे। और मैं कह दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो यात्रा जो है अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है इनको एक अपनी जनता से संवाद करने के लिए, और कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है। तो हम ये कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री जी की अलविदा यात्रा है। अब उन्होंने तो पिछले चुनाव में ही पूर्णिया में कह दिया था कि अंतिम चुनाव, तो इनकी अलविदा यात्रा है। लोकसभा में कल एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया और इसे लेकर झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य सोनू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुदीप सोनू ने कहा कि जो लोग झारखंड में सिर्फ 81 विधानसभा के चुनाव के 2 चरणों में कराते हैं वो क्या ही एक देश एक चुनाव के बारे में कहेंगे। 81 विधानसभा के झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने वाले लोग अभी की 545 परिसीमन के बाद बढ़ने वाली सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं। चलिए आगे देखा जाएगा। मेदिनीनगर में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पाटन प्रखंड की कई पंचायत और गांव में अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रखंड कार्यालय में योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण हुआ। इस दौरान आदिवासी समुदाय के धुमकुड़िया पाटन प्रखंड कार्यालय परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन भी किया गया। जबकि 42 समूह की महिलाओं के बीच 1 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक बांटा गया जिससे महिलाएं स्वरोजगार कर सके। मौके पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मैया सम्मान योजना से सरकार को कोई आर्थिक क्षति नहीं। सभी प्रखंड और अंचल कार्यालय में गड़बड़ियों को लेकर शिकायत पेटी की भी व्यवस्था की जाएगी। जितना बढ़िया जितना खूबसूरत ये प्रखंड परिसर में भवन बना है, कॉन्फ्रेंस रूम बने हैं, लोगों के व्यायाम के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वृक्षारोपण किया गया। उसी तरह हम अपने विधायकी और कार्यपालिका के कार्य संस्कृति को भी उतना सजाएं, उतना रूपरेखा उसको इतना सुसज्जित करें कि आम लोगों को इससे लाभ मिले। बड़ी खबर बिहार के वैशाली से, जहां AK-47 मामले में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजीपुर में 2 जगहों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक हाजीपुर के SDO रोड और बागमली के कृष्णापुरी में एक साथ ये छापेमारी एनआईए की टीम की तरफ से की गई। दोनों ही जगहों पर घर की तलाशी की गई है। SDO रोड पर वकील संदीप कुमार सिन्हा के घर पर गहन तलाशी हुई। हालांकि दोनों जगहों से कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ। 8 महीने पहले मुजफ्फरपुर में AK-47 बरामद हुई थी और उसी मामले में एनआईए की टीम ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से आ रही है, जहां अपराधियों ने दौड़ाकर एक शख्स को गोली मारी है। 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई है और गोली लगने से आलोक भगत की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक से अपने घर जा रहा था आलोक भगत, जिस दौरान उसे निशाना बनाया गया। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गोली लगने पर बगल के घर में हालांकि ये शख्स छिपता है। अपराधियों ने घर में घुसकर भी उसे गोली मारी। कदमा के शास्त्री नगर की घटना है। शास्त्री नगर के ब्लॉक 4 की इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हत्याकांड की जांच में फिलहाल पुलिस टीम जुट चुकी है। हालांकि जो वजह इसके पीछे सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की गई है। सियासी रंजिश के एंगल से भी इस वक्त पुलिस जांच कर रही है। दौड़ का है तो पता चला कि अंदर कोई घुसा था। हम लोग सोचे मारने वाला घुसा। हम और बबुआ भाई एक हैं, दोनों डंडा लेके घुसे कि कौन निकल निकल। हम सोचे मारने वाला घुसा, लेकिन जब अंदर जाकर देख रहे हैं तो आलोक पड़ा हुआ था। रिश्तेदार है वो, क्या नाम है? आलोक नाम है। कितना गोली लगा कुछ पता चलता है? हमको मालूम नहीं। थाना वाला
थाना वाला किया, सब थाना वाला किया, थाना बहुत बार किया है, मेरा बहुत बार है। छोटू बच्चा मोहित सिंह और ये जितना लोग है ये सब सरजू राय का ही चेला है, चंद्रा का पनाह है, गुंडा है लोग। उसी का साथ ये लोग ज्वाइनिंग नहीं किया, उसी का साथ का लोग देता है आज, इसलिए उसका इतना हिम्मत बढ़ा और घटनाओं का अंजाम दिया। और उसमें संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध में सूचना संकलन करके छापामारी की जा रही है और उसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या पता अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है ये कितने लोग थे, लेकिन लोग कुछ बता रहे हैं कि 3-4 आदमी। और नशे को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड की मुहिम का असर हुआ। सूखे नशे पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश तदा ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें इस समस्या से कैसे निपटा जाए इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी और फैसले भी लिए जाएंगे। दरअसल शराबबंदी के बाद बिहार के युवा सूखे नशे की तरफ रुख कर गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से गांजा, चरस, कोकीन और अफीम शामिल है। शराबबंदी के बाद भी बिहार में नशे का कारोबार थम नहीं रहा। इसे लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार मुहिम चला रही है। देखिए, आप एक रोज हमसे पूछे थे जनवरी में नया साल में क्या सब करेंगे, तो आप देख रहे हैं पूरे बिहार बॉर्डर इलाका में, पूरे बिहार में शराब तस्कर को हालत खराब है। और कल जो हम मीटिंग करेंगे तो खास करके सूखा नशा और जो भी इसमें पदाधिकारी लापरवाही करेंगे उसको देखेंगे। और अगली खबर नवादा से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने जंगली इलाकों से भारी मात्रा में देसी शराब की खेप जब्त कर ली। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रजौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर 8 बाइक जब्त कर ली और उसमें से कुल 9 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्पाद विभाग की टीम ने बाइक में से कुल 480 लीटर चुलाई शराब को जब्त किया है। सभी गिरफ्तार आरोपी झारखंड के जंगली इलाके से देशी शराब की खेप को लेकर नवादा पहुंच रहे थे और इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने सभी को पकड़ा। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें जेल भेजा गया है। अगली खबर दानापुर से है, जहां पुलिस ने टॉप 10 अपराधी गोविंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भट्टा रोड में जितेंद्र राय हत्याकांड के आरोपी गोविंद को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी भट्टा रोड इलाके से की गई। आरोपी पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद अनुमंडल टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। उस पर हत्या समेत कई संगीन मामलों में वो वांछित भी था और उस पर पहले से ये शख्स कई मामलों में जेल भी जा चुका है। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध की दिशा में लगाम लगाने को लेकर एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। मंडल का टॉप 10 अपराधी है जिसका नाम गोविंद कुमार सन ऑफ सुबोध शाह है, जो भट्टा रोड का रहने वाला है। इस अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, जो बहुत ही अनुमंडल के स्तर पर बड़ी उपलब्धि पुलिस को मिली है। और ये आदतन अपराधी है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। और अभी जिस केस में इसको जेल भेजा जा रहा है वो केस संख्या 627/24 है, जिसमें हत्या की गई थी और आर्म्स एक्ट भी लगा था। और इसमें जो भूमिका थी, इसने हथियार प्रोवाइड कराया था और इसमें जितेंद्र राय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी में इसको लाया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।